नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं महाबहस। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, पश्चिमी यूपी का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे अमित शाह ने कहा कि अगर अखिलेश की सरकार बन गई तो जयंत बाहर हो जाएंगे और आजम खान अंदर आ जाएंगे। वहीं बागपत में सीएम योगी ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि इन्होंने एसपी सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान का ही विकास किया। जबकि बरेली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश पर कई प्रहार किए। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति के आरोप लगाए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज अखिलेश यादव को उनके कार्यकाल के दौरान हुए दंगों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या आजम खान, तमंचा और दंगों के मुद्दे पर लोग अब भी कायम हैं? क्या इन्हीं मुद्दों पर वोट होंगे इस बार? आज इसी पर महाबहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश पर बीजेपी का चौतरफा प्रहार। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ हैं, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। हम काम करते हैं विकास के लिए, और वो इत्र छिड़कते हैं। काम की बदबू, अगर गलत काम करोगे तो कितना भी इत्र छिड़कोगे, सुगंध नहीं आएगी। योगी का सपा पर जिन्ना कब्रिस्तान वार। आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा, और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। जो बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी है, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। बीजेपी के प्रहार पर अखिलेश का पलटवार। यहाँ निगेटिव पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। पश्चिम की लड़ाई कब्रिस्तान पर गरमाई। ये वही लोग हैं जो न तो शमशान में जाने वालों के लिए कुछ करते हैं और न कब्रिस्तान जाने वालों के लिए कुछ करते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा यह है कि यूपी और सूबे उत्तर प्रदेश की आवाम को बड़े पैमाने पर बेवकूफ़ बनाया जाए और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाकर अपने सियासी मकसद को हासिल किया जाए। और अब बारी है ये जान लेने की महासंग्राम में हमारे आज के सवाल क्या है। तो महासंग्राम के हमारे आज के सवाल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पश्चिमी यूपी में आजम और तमंचा, क्या यही बड़ा मुद्दा है? इसी पर वोट होंगे। पश्चिमी यूपी में नकारात्मक सियासत कौन कर रहा है? पश्चिम की लड़ाई में कब्रिस्तान का मुद्दा कैसे आ गया? डबल इंजन सरकार के विकास से कितने खुश हैं आप? ये वो तमाम सवाल है, और इन सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। बारी बारी से सबके पास चलेंगे, और इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी के प्रवक्ता, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदीप सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी। हीरो वाजपेयी जी, डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में इस बार, फिर 2013 के दंगों की याद लोगों को क्यों दिला रहे हैं आप?
कब्रिस्तान का जिक्र हो रहा है जाटलैंड में, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए ऐसा है कि जो लोग ये बात करते हैं और जनता के सामने देखिए पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है, आपने हमें क्यों चुना था, क्या घटनाएं उस समय थी और क्या घटनाओं की वजह से किनको चुना था। आज वो चेहरा बदल कर आ रहे हैं और आपसे बातें तमाम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वही हैं। देखिए जो लिस्ट है सपा की आपने देख लिया होगा, आज अनुराग भदौरिया जी इस पैनल में, उनके सगे साड़ू आज छोड़कर सपा को भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये मानिए कि जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि हमें इन अपराधियों से, हमें इन माफियाओं से, हमें इन गुंडों से, इन अराजक तत्वों से, इन अलगाववादियों से दूर रहना है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और जो पैनलिस्ट हैं सपा के, उनके सगे साड़ू ने आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो मुझे लगता है लगातार एक देश में माहौल बन रहा है, जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो विकास में बाधक शक्तियां हैं, जो जनता के पैसे पर इकट्ठा किया था, जिसपे बुलडोजर चला, वो शक्तियां हैं, वो एक तरफ हैं, और विकास और डबल इंजन की सरकार आगे जनता को इन सब से बचाने वाली एक सरकार अलग है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल आपने देखा होगा दंगा मुक्त रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है, लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, और उसी मुजफ्फरनगर से कल जब दोनों इकट्ठे आए तो वहां से जोड़ने की उन्होंने बात कही। मैं तो कह रहा हूं कि वो सही समझ रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियां थी उन पे बुलडोजर चल गया, तो अब उसको वो नकारात्मक कहेंगे, कहते रहे। लेकिन जो ऐसे तत्व थे जो नकारात्मक थे, जिनसे प्रदेश को नुकसान हुआ, प्रदेश की जीडीपी, प्रदेश के विकास, आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे किस जगह छोड़ गए थे उत्तर प्रदेश की जीडीपी को अखिलेश जी। और दोबारा सरकार जो आने जा रही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश देश में जीडीपी के मामले में नंबर 1 होगा। जी समाजवादी पार्टी की तरफ चलती हूँ। अनुराग भदौरिया, जो आज सीएम ने भी ट्वीट किए, एक के बाद एक कई ट्वीट किए उन्होंने, और जो वो सभाओं में जा रहे हैं वहां तो वो बात कर ही रहे हैं कब्रिस्तान की, तमंचा की। ट्वीट में उनके हैं चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल्स टू तमंचावादी। एक तो इस पर आप जवाब दीजिए कि क्या ये वो मुद्दा है जिस पर समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता? देखिए मुझे लगता है कि योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना बैठ के क्रिएटिव राइटर बन जाना चाहिए, तो अच्छा काम कर पाएंगे। वो राइटिंग अच्छा लिखते हैं, झूठ सच, तो क्रिएटिव राइटर बन जाए। वो उनको सुबह उठ के ये नहीं देखते कि उनकी सरकार में गरीबी 38% उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 44% बच्चे इस उत्तर प्रदेश के अंदर में कुपोषण है, और देश में 4थे नंबर पे आ गए। सोचो आप, 4थे नंबर पे कुपोषण में। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल कीमत 100 के पार, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते ही नहीं है। यहाँ पे छात्रों को पुलिस बट से मारती है, उनकी पीठ को पायदान बना देती है, उस पर नहीं बोलते। क्या छात्र उत्तर प्रदेश का नहीं है? महिलाओं का चिरण होता है, उस पर ट्वीट नहीं करते, चुपचाप हो जाते हैं। किसानों को रोन दिया जाता है, उधर बुलडोजर उनके घर पे नहीं जाता, वहां चुप हो जाते हैं। किस तरह से यहाँ पे लखीमपुर की बच्ची के साथ चिरण हुआ, चुप हो जाएंगे। हाथरस की दलित लड़की के साथ, दलित बेटी के साथ किस तरह का अन्याय हुआ, उसका रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया। धृतराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे रहे, एक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसको ऊपर से यह बोल दिया गया कि उसके साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं। इस तरह की उत्तर प्रदेश में सरकार है। सरकार यह है कि चाहती है कि वे कहते थे हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु बनाते बनाते इन्होंने लाके लाइन में खड़ा कर दिया कि 3 किलो आटा 4 किलो चावल लो और अपने घर में गरीबी में पड़े रहो। लेकिन आपके नेता भी तो इन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। आपके नेता भी तो इन मुद्दों को नहीं उठा रहे ना। आपके नेता भी जिन्ना को लेकर आते हैं, आपके नेता पाकिस्तान को लेकर आते हैं, आपके नेता लोगों में ये डर फैलाते हैं कि अल्पसंख्यकों के दुश्मन है बीजेपी। तो ये तमाम बातें तो आपकी पार्टी, आपके नेता भी सभाओं में कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे आप थोड़ी देर चुप तो ये मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता बोला था, आप चुप थे, मुझे बोलने दीजिए। थोड़ा सा आप इंसानियत दिखाइए। अब मैं आपसे बोलता हूं, योगी जी सुबह उठ के उनका ट्वीट कैसा होता है सोचिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता की चिंता नहीं करते, उनको सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान जिन्ना जिन्ना, पाकिस्तान गन्ना नहीं, गन्ना किसानों की बात नहीं करेंगे
कि गन्ना की यहाँ पे 4.5 तो आप ही लाए, उसकी बात नहीं करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, 700 किसानों की मौतें होगी उसकी बात नहीं करेंगे, हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए, किसान के परिवार बर्बाद हो गए उसकी बात नहीं करेंगे, कोविड काल में लाखों लोगों की मौतें हो गई आपकी नाकामी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, आपके हॉस्पिटल में बेड की कमी से, उस पर बातें नहीं करेंगे। तो ये बताइए कहां के लोग हैं? ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है जिनकी मौतें हुई कोविड काल में? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती थी कोविड हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए। रिश्तेदार की मौतें हो गई और आप बैठ के टीवी पे चिल्ला रहे हो। वाजपेयी जी क्या आपके आप मैं पूछता हूं, अरे अनुराग जी जवाब तो ले लीजिए। कोविड काल में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किसका रहा? ये तो कोविड काल में देश में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश का रहा। विश्व की तमाम सरकारों ने, विश्व की तमाम संस्थाओं ने कोविड काल में योगी आदित्यनाथ को कहा सबसे सफल है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमें तो योगी आदित्यनाथ। अनुराग जी जवाब तो सुन लिया कीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया उत्तर प्रदेश, विश्व की छठी आबादी है उसके हिसाब से हमने कोविड मैनेजमेंट किया। और आप इस तरह की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से आपकी पुत्रवधू परिवार की वो ठीक है। अनुराग जी आप कॉन्टिन्यूअस बोलते रहेंगे। अनुराग जी यहाँ निबंध प्रतियोगिता नहीं है, ठीक है। हीरो वाजपेयी जी आपको भी 1 मिनट के लिए रोकूंगी। अनुराग भदौरिया, निबंध प्रतियोगिता नहीं है कि आप एक सांस में बोलते ही जाएं। आपने अपनी बात रखी, अपने सवाल रखे, उसका जवाब सुन लीजिए। अगर मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे फिर कि बीजेपी प्रवक्ता है। जिन्ना का मुद्दा किसने उठाया? जिन्ना का मुद्दा किसने उठाया? पाकिस्तान, चाइना में पाकिस्तान की एंट्री किसने की? कौन पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन कह रहा है? आपके नेता कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है? अगर मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि आप बीजेपी प्रवक्ता है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूअस बोलते जाते हैं। बीजेपी पे चिल्लाइए ना। आप कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं ले रहे। बीजेपी से क्या मिला? अनुराग भदौरिया आप जवाब नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब नहीं सुन रहे, आप कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहे आपकी हैसियत है तो पूछिए सत्ता से सवाल। हैसियत की बात मत कीजिएगा अनुराग भदौरिया, हैसियत की बात मत कीजिएगा, क्यों डबल इंजन की सरकार? हैसियत की बात नहीं कीजिएगा। मैं सवाल पूछ रही हूँ और किससे क्या सवाल पूछना है ये मेरा फैसला होना चाहिए। ये आप नहीं बताएंगे मुझे किससे क्या सवाल पूछना है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके सवाल को भी मैंने आगे रखा, आप जवाब सुनिए। जवाब सुनने की आपकी हैसियत है तो सुनिए जवाब। हीरो वाजपेयी, सवाल आपसे भी तो होंगे ना कि आपने 5 साल सरकार चलाई, अपने विकास कामों को गिनाइए। आप कब तक पिछली सरकारों की बात को रखते रहेंगे? अनुराग भदौरिया आप कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं और आपकी आवाज हमने डाउन कर दी है। बोलिए। अखिलेश यादव जी ने आज कहा 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। हमने सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम किया है। आज जो भी योजनाएं हैं उसी से तो ये नकारात्मक राजनीति कह रहे हैं, गरीब बना दिया लोगों को। गरीबों तक सारी योजनाएं पहुंची हैं। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम था लाभार्थी, जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर है। हमने तो विकास का ही काम किया है। ठीक है, अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलूंगी। हीरो वाजपेयी जी, अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलूंगी। ठीक है, प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। उनको खत्म कर दिया, बुलडोजर चला दिया, पश्चिम में काम किया, लेकिन ये वही नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्होंने ये सब काम भी किए हैं। दोनों एक दूसरे पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी, समाजवादी पार्टी भी। कांग्रेस का रुख करूंगी। प्रदीप सिंह, ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जानबूझकर उसी मुद्दे को उठाया जा रहा है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को सूट कर रहा है? ये मुद्दा, अगर ध्रुवीकरण एंटी अल्पसंख्यक होता है और या फिर अल्पसंख्यक के तरफ होता है, तो यही वो मुद्दे हैं जो दोनों को सूट कर रहे हैं और बाकी पार्टियों को इन्होंने अलग थलग कर दिया, जिसमें कांग्रेस भी है। निश्चित तौर पर आपकी बात 100% सही है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता से, आप बताइए कि आप बुलंदशहर पर तो आप नजर आते हैं जब सुबोध सिंह भारत माँ के लाल को गोली मार दी जाती है और थाने फूंक दी जाते हैं, तो बुलडोजर योगी जी का कहाँ चला जाता है? कासगंज के दंगों पे योगी जी का बुलडोजर कहाँ चला जाता है? सहारनपुर, जहां दलित नौजवान शादी के लिए अपनी घोड़ी पे चढ़ रहा था, तो सवर्ण यानी क्षत्रिय समाज के लोगों ने उस पर न सिर्फ आपराधिक हमले किए बल्कि पूरे गांव को फूंकने का काम किया। और जब लोग उसके समर्थन में खड़े हुए तो आपने लाठियां चलाई। आपका बुलडोजर कहाँ चला जाता है?
हम पूछना चाहते हैं, जब 1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना पीड़ितों को मिलता है तो आपका बुलडोजर कहां चला जाता है? हम पूछना चाहते हैं, जब टेस्टिंग किट घोटाला होता है, वेंटिलेटर घोटाला होता है, बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाला होता है, स्मार्ट मीटर घोटाला होता है, पीपीई किट घोटाला होता है, राशन में घोटाला होता है, नमक घोटाला होता है, यहाँ तक ईपीडब्ल्यूडी घोटाला होता है, आपके बुलडोजर कहां चले जाते हैं? इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन क्यों रहती? और जब कांग्रेस 40% राजनीतिक हिस्सेदारी की बात महिलाओं की करती है तो इन्हीं सवालों पर कांग्रेस पार्टी बतौर विपक्ष क्या कर रही है? इन्हीं सवालों पर बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? निश्चित तौर पर जब हमारी नेता प्रियंका गांधी कहती हैं कि हम महिलाओं को 40% राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे तो हम करके दिखाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? इसलिए दर्द होने लगता है कि अब ये कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी अपराधी नेता को संरक्षित करते हुए नजर आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। चिन्मयानंद जैसे अपराधी बलात्कारी नेता को संरक्षित करते नजर आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। साक्षी महाराज जैसे अपराधी बलात्कारी नेता को संरक्षित करते नजर आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। इनसे पूछे जाएंगे कि आज 50,000 से ज्यादा का इनाम का अपराधी क्रिकेट कैसे खेलता है। इनसे पूछे जाएंगे कि जेल के अंदर रहता हुआ अंतरराष्ट्रीय नाम ब्रजेश सिंह। तो आप इन सवालों को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं ना? इन सवालों को लेकर पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं ना? ठीक है फाजिल अहमद जी, वक्त बहुत कम रह गया है, बाकी हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी सवाल जवाब हो जाए। फाजिल अहमद जी, ये बताइएगा क्या वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ये एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? कहा यह जा रहा कि बीजेपी के लिए यह पिच इस बार थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, क्या इन्हीं वजहों से वही तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो यहां पर असरदार हो और असल मुद्दे छिप रहे हैं? देखिए मनिका जी, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि चुनाव 2022 में नहीं 2017 में लड़ा जा रहा है। जैसा लग रहा है कि मैं 2017 में चल रहा हूँ। भाई 2022 आ गया, 5 साल सरकार चलाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास किया, सब कुछ किया, तो फिर विकास की और अच्छे कामों की बात क्यों नहीं करते? ये बार बार शमशान कब्रिस्तान, इनका दिमाग शमशान और कब्रिस्तान में ही अटका रहता है। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि जहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई हो। मुसलमान अपने पैसे से बाउंड्री कराते हैं, सरकार ने कौन सी बाउंड्री करा दी? किस कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी? हमको बता दी जरा। जो भी आज तो सब जगह की कब्रिस्तान जहाँ खाली पड़ी है, जहाँ के मुसलमान गरीब है वो लोग नहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री करा पाते, वो लोग खाली पड़ी हुई है। मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री कराया हो। तो ये झूठ अनर्गल प्रलाप ये लोग जो करते हैं, आंख बंद करके के केवल हमारे ऊपर जो है तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं, और मुसलमान कहता है कि वो महसूस करता है हम नौकरियों से चले गए, शिक्षा में चले गए, रोजगार में चले गए, हर जगह पिछड़ रहे हैं। तो इस बार ये मुद्दे रहने वाले हैं या नहीं वोटिंग के वक्त? क्या 2017 की तरह आप बोल रहे हैं कि 2017 का चुनाव लग रहा है मुझे, तो क्या वोटिंग भी वैसे ही होगी? शिशिर चतुर्वेदी के पास चलूंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी, ये जो तमाम मुद्दे हैं, जाटलैंड में बात कब्रिस्तान की हो रही है, बात तमंचा की हो रही है, तो इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग होनी है। ये जख्म अब भी ताजा है या ताजा करने की कोशिश है? क्या ये सही नहीं है? कब्रिस्तान की बाउंड्री पे सारा फंड लुटाया गया विकास का। क्या ये सही नहीं है? लखनऊ में हज हाउस बनवाएगा विकास के पैसे से। क्या यह बात सही नहीं है कि इमामों को सुविधाएं दी गई? क्या ये बात सही नहीं है कि मुख्यमंत्री कहते थे मुस्लिम कन्याएं ही मेरी बेटियां हैं? क्या ये मुख्यमंत्री होने लायक है केवल जिनको जिन्ना याद आते हैं, पाकिस्तान याद आता है, जिन्होंने उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया, जिन्होंने कांवड़ यात्राएं रोकी, जिन्होंने रोजा अवतार कराए, जिन्होंने सफाई में विकास के पैसे ठुमके लगवाए, थानों में केवल मुस्लिमों की सुनी जाती थी, हिंदुओं को भगाया जाता था। मुख्तार अतीक और शमशान दोनों घूम के आ जाए, जाकर देखें क्या हालत है वहां के मुसलमानों की। जाती थी जहाँ गरीब मुसलमान है उनकी कब्रिस्तान की बाउंड्री आज तक नहीं हुई। आप झूठ बात करते हैं, आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है ठीक है हीरो वाजपेयी जी, वक्त बहुत कम बचा है, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आप सबसे। गुजारिश होगी कि छोटे छोटे में आंसर दीजिएगा। हीरो वाजपेयी जी, क्या पश्चिम की लड़ाई बहुत मुश्किल हो रही है कि तमाम हथियार इस्तेमाल कर देने पड़ रहे हैं?
भ्रष्टाचार को लेके मैंने ही अखिलेश यादव जी पे मुकदमा कर रखा है। एक ही रोड पे 5-5 बंगले भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की एक श्रृंखला है, सभी लोग जा रहे हैं, लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा। शिशिर जी ठीक है, आपकी बात आ गई। और हमारे सभी बड़े नेता जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, आगे की योजना बता रहे हैं, और जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने लगा वहां रुक भी जा रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने आज अपना जो जनता से मिलने का कार्यक्रम था रोका भी, कि भीड़ इतनी होती जा रही है योगी जी और अमित शाह के कार्यक्रम में। इससे पता लग रहा है कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता का रुझान बना हुआ है, लोगों के कार्यक्रम में भीड़ हो रही है। और मुझे लगता है जिनके पास परिवार है, एक ही व्यक्ति नेता है, वो जनता के बीच में नहीं जा रहा। घबराए किस तरह से परेशान अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना है, क्योंकि इनका खदेड़ा होगा और उत्तर प्रदेश में खेला होगा। ठीक है, आ गई आप सबकी बात, आप सबकी बात आ गई। जो इस वक्त हालात स्क्रीन पर बनते दिख रहे हैं कि सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं बिना कुछ सुने, ठीक है। तो वहां चली जाती थी। अनुराग भदौरिया नॉन स्टॉप बोलेंगे, हीरो वाजपेयी नॉन स्टॉप बोलेंगे, शिशिर जी नॉन स्टॉप बोलेंगे। सभी को अपनी बात कहनी है, जनता क्या सुनना चाहती है वो किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे ही हो रहे कैंपेन के दौरान भी, लेकिन जनता समझदार है और वो जवाब दे देगी। 15 मार्च को जवाब आ जाएगा, ठीक है। गाड़ी छूट गई है, अब पीछे से आवाज दे रहे हैं, जनता ने इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। ठीक है, 10 मार्च हम सभी होंगे एक बार फिर साथ देखेंगे कौन किसको बाय बाय कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज महासंग्राम में हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी। भाई की सबक बीजेपी पर लगाया